जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी टेट एग्ज़ाम 2024 यानी सी टेट दिसंबर 2024 का जो पेपर होने वाला है, तो ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं दोस्तों। यानी अब लगभग समझ सकते हैं कि 40 से 45 दिन और बचे हैं। तो इसमें कैसे तैयारी किया जाए कि सी टेट का पेपर पास हो जाए, यानी अब टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है साथियों, यानी जो यह वीडियो है, जो यह प्रश्न कराने वाले हैं, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक साथियों, तो अगर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। कोई भी अपडेट होता है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी शिक्षक भर्ती और सी टेट के सारे क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट बाय पार्ट हो रहा है। ठीक साथियों, जो आज का सेट 2 है। ठीक साथियों, जो सीटीपी का सेट 2 है और 1 से लेकर 30 तक यह प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न लिए गए हैं। तो आज टारगेट रहेगा 30 में 30 कितने अभ्यर्थी लाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में स्टार्ट से अंक बने रहेगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक साथियों, तो चलिए जो पहला प्रश्न दिया गया है हम लोग का, जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास मतलब कैसे होता है। ठीक साथियों, कैसा होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जो पहला ऑप्शन है कि के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करके। ठीक साथियों, प्रतिमानों को उद्धत करके, देखिए उद्धत कर प्रतिमानों को नहीं किया जाता है। ठीक साथियों, उद्धत सटीकता वे पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जो पक्के हैं, अनुमान अगर लगभग यहाँ अगर लगभग होता, ठीक है, तो भविष्यवाणी की जा सकती है, मगर पक्के नहीं है। पक्के का मतलब ये एक एग्जैक्ट ये ऑप्शन बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन पहला ये पहले गलत हो गया। ठीक साथियों, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। देखिए पूर्वानुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है, अनुमान लगभग लगाया जा सकता है। ठीक साथियों, तो ये भी ऑप्शन जो आपका है गलत हो गया है। ठीक साथियों, चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। कुछ के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास दर अलग अलग होती है। जो भी बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, अगर क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट हैं, अगर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका विकास दर देखिए, कोई बच्चा उसमें बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ बच्चा रहेगा प्रतिभाशाली रहेगा, कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे यानी उसके कुछ भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत होगा, बोलने में दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं अलग अलग यानी मल्टीपल स्टूडेंट पाए जाते हैं। ठीक साथियों, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या है, अवस्थित व असंगत होता है। देखिए अवस्थित नहीं, व्यवस्थित होता है और संगत होता है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ठीक साथियों, अगला प्रश्न है, देखिए कूट में, ठीक साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला है 2 है, आप यानी प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए क्रमबद्ध होता है विकास। ठीक है, तो आपको यह पता है कि 2 साल का अगर 1 महीना का बच्चा होगा तो रोना शुरू करेगा, 2 महीने का होगा तो ये काम करना शुरू कर देगा, 3 महीना का होगा तो थोड़ा थोड़ा मुंडी हिलाने लगेगा, थोड़ा आवाज़ें निकालने होगा। ये कहीं ना कहीं क्रमबद्ध में है। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध में होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहले गलत है। विकास अव्यवस्थित होता है। ठीक है, तो विकास जो होता है व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक साथियों, विकास एक सतत प्रक्रिया, जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों सतत प्रक्रिया इसलिए है कि जो विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कहीं ना कहीं कुछ सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक साथियों, यानी न खत्म होने वाली प्रक्रिया असतत विकास होता है। ठीक साथियों, विकास का एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए 4 को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 ही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो चलिए एक लग रहा छूट रहा है, भूल गया है, तो बट यही ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4।
ठीक साथियों, प्रश्न नंबर देखिए, हाँ ये ऑप्शन दिया गया चौथा दिया गया विकासात्मक प्रतिमान संस्कृति परिवेश में प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन गलत है। तीसरा प्रश्न दिया गया है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियों किससे सीखते हैं। ठीक साथियों, किससे सीखते हैं, रीतियों किससे सीखते हैं। तो चलिए इसे बताते हैं। देखिए आस पास यानी आस पड़ोस के साथ जी बिल्कुल सीखते हैं। धर्म से, स्कूल से, समकक्षी समूह से। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा का यानी समकक्षी समूह। ठीक साथियों, तो जो ये है देखिए आसपास से भी सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं। देखिए कोई अगर हिंदू धर्म का बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं अपने मंदिर भगवान के नाम से जानेगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे मुस्लिम होंगे, कहीं ना कहीं अपने वह कुरान के बारे में जाएंगे, कहीं ना कहीं धर्म से यह देखने को मिल जाएगा। स्कूल में बच्चों को भी देखने को मिल जाएगा। जो समकक्षी समूह है तो इसमें भी होता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक साथियों, ABCD चारों सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया जीन पियाजे से। जो जीन पियाजे से है सीटेट में दोस्तों आप तक 7 से 8 नंबर पूछ लिए जाते हैं जीन पियाजे के। ठीक साथियों, तो यह मैं चैप्टर कराने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक साथियों, तो देखिए अभी कराया नहीं गया है, उसको करा देंगे कुछ दिनों के बाद। अभी PPT तैयार कर रहे हैं हम। ठीक साथियों, चलिए चौथा प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल्य प्रक्रियाओं को सहमति यानी समाहित करता है। तो समायोजन एवं समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समावेशन एवं संगठन। तो कौन सा इसका राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, समायोजन व समावेशन। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक, ठीक है, तो गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो किस अवस्था में, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह बच्चा यानी भार व लंबाई, ठीक है, तो जो बच्चा होता है भार व लंबाई में गुणात्मक उसमें अंतर करना जान जाता है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा नहीं समझ पाता है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर 1 गिलास में पानी देंगे आप, ठीक है, तो छोटा बच्चा रहेगा यानी देखिए 1 से 2 जन्म से 2 वर्ष होता है और एक होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तो अगर जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे, आप लोग देखे होंगे अपने घर के बच्चे को, 2 से 7 वर्ष के बीच में जो बच्चे होंगे तो आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, या तो कुरकुरे के ले लीजिएगा और उससे एक और ले लीजिएगा। ठीक है, तो छोटा सा टॉफी लीजिएगा, तो बच्चा कौन सा लेगा। अगर कुरकुरे का बॉक्स है और उसके बाद एक छोटा सा टॉफी है, बच्चा कौन सा लेगा, तो यह बड़ा वाला देख कर लेगा। भले से उसमें एक ही कुरकुरे है और इस डिब्बे में 5-6 टॉफी है। ठीक है, तो 5-6 टॉफी है, तो उससे नहीं मतलब, उससे बड़ा दिख रहा है तो उससे मतलब है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह महसूस थोड़ा कठिनाई करने का महसूस करने लगता है, बट बच्चे इसमें कहीं ना कहीं अंतर करना जान जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें सारे क्रिया जान जाता है बच्चा। ठीक है, तो अमूर्त में क्या होता है कि बच्चा अमूर्त में क्या होता है कि बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, कल्पना करने लगता है, नियमों का निर्माण करने लगता है। और आदि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो अमूर्त अवस्था को ही कहा जाता है। ठीक साथियों, इसमें हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं अमूर्त यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो जीन पियाजे के अनुसार होता है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है 6। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य, जैसे कि लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य यानी जैसे बड़बड़ाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो
कोई काम कर रहे हैं या तो आप सी टेट के पढ़ रहे हैं, तो अगर बुक लेंगे सी टेट का तो सोचेंगे कैसे हम पास हो जाएं, कैसे नंबर 90 नंबर आएगा, 120 नंबर कैसे आएगा, तो ये टॉपिक पढ़ें। तो कहीं ना कहीं आप यह मतलब किताब को पकड़ कर बोलते हैं तो व्यक्ति वक्त वाक होता है। ठीक है, तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है जी, रुकावट नहीं पैदा करता है। ठीक है, तो बच्चे की आत्मकेंद्रितता दर्शाता है, बच्चे की आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये भी आत्मकेंद्रितता को नहीं दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है। देखिए ये भी नहीं है, जो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी इसमें मदद करता है। ठीक है, तो यानी बच्चे अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, लेवाइगोसी के अनुसार शिक्षक बच्चे के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार मदद कर सकते हैं, उपयुक्त इनाम देकर। देखिए उपयुक्त इनाम देकर नहीं, बच्चे को मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक साथियों, देखिए सख्त सज़ा देकर, देखिए जहाँ सख्त सज़ा होगा वह नेगेटिव वर्ड होगा और इनाम भी नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो इससे पहले काट देगा। मदद की मात्रा वे स्वरूप में बदलाव करके। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मदद की जो मात्रा है वह स्वरूप के बदलाव करके। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच में देना चाहिए कि बच्चे कोई कार्य कर रहा है तो उसे आप इनाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दीजिए कि थोड़ा मतलब 3-4 बार कोई ऐसा काम किया हो, अगर यानी क्लास में मान के चलिए कि वह बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो 1 महीने में 4 टेस्ट हुआ। ठीक है, तो 4 टेस्ट में महीने के लास्ट में एक इनाम देते हैं तो कहीं ना कहीं वह सार्थक होगा। अगर हर टेस्ट में इनाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाना। तो देखिए ये भी नकल करवाना गलत होता है सारे उत्तर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण में है। देखिए आज्ञापालन देखिए दोस्तों, आज्ञापालन है एवं दृढ़ अभिविन्यास। ठीक साथियों, तो वह क्या कर रही है, जो लड़की है तो कहीं ना कहीं वह आज्ञा पालन कर रही है, दंड अभिविन्यास। ठीक साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, तो ये नहीं है, वह तीसरे चरण में आता है। जो तीसरे चरण में आता है आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी नहीं है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अविन्यास। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी आज्ञा पालन एवं दंड अविन्यास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है वह अपने टीचर से डर रही है कि अगर एक काम करेंगे, अगर पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सज़ा मिलेगा, दंड मिलेगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है 9वां, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं खोजना है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड खोजना है। बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ठीक है, तो बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ठीक साथियों, 9वां का तो देखिए यह पहले ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले ये गलत है। देखिए बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती है, अपितु यह कई प्रकार की होती है। जी बिल्कुल, यह कई प्रकार की होती है। आप बुद्धि सुनेंगे। संगीत देखिए एक अधिवक्ता होता है, यानी ये देखिए बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक 8 प्रकार की होती है। इसका हम कराने वाले क्लास में, ठीक है, तो इसको करा देंगे हम। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है कि बुद्धिमत्ता, ठीक है, तो बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में संबंध नहीं किया जा सकता है। देखिए आयाम को संबंध किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, यानी बुद्धि एक
ठीक है। बुद्धि एक, देखिए नेगेटिव वर्ड पूछा था हम लोग से, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये एक सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में मतलब क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए ये ऑप्शन गलत है। देखिए भूमिका होती है, शिक्षिका की भूमिका होती है। बिना शिक्षक के द्वारा ज्ञान नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। देखिए जो शिक्षिका होती है सक्रिय, इसका भी होना चाहिए और विद्यार्थी का भी सक्रिय होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती तथा शिक्षिका की निष्क्रिय। तो देखिए ये भी ऑप्शन गड़बड़ है, तो इसके भी काट दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक है। तो अगर देखिए शिक्षिका अगर टीचर सक्रिय रहेंगे तो आपको पढ़ाने का काम करेंगे अच्छे तरीके से, और विद्यार्थी भी अगर सक्रिय रहेंगे तो पढ़ने पढ़ाने का कार्य प्रक्रिया अच्छा चलेगा। अगर दोनों में से निष्क्रिय हो जाएंगे तो अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें पढ़ने में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 11 दिया गया है। 11 में क्या दिया गया है कि कथन ए, देखिए ए में क्या दिया गया है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में, लड़कियां कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां से कहीं बेहतर, जो लड़के देखिए लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से देखिए पक्षपात होता है, ठीक है। तो आर देखा का क्या आर दूसरा क्या है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित व तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। जी बिल्कुल होती हैं, ठीक साथियों। तो इसमें क्या दिया गया है 11 का, ठीक साथियों 11 क्या दिया गया है कि पहला जो दिया गया है, ठीक साथियों पहला क्या दिया गया है, पहला है कि ऑप्शन नंबर 1 है कि ए और आर दोनों सही है, ठीक साथियों। तो देखिए ए भी ऑप्शन गलत है, देखिए दोनों सही नहीं है, ठीक साथियों दोनों सही नहीं है। क्या देगा, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय व तर्क वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है। देखिए सहज रूप से मौजूद नहीं होती है, तो जो ऑप्शन है दोनों गड़बड़ है, ठीक है। तो दोनों गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आर और ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटाकर याद करना। तो किस पर जोर देती है, देखिए याद करना ये तो गलत है, तीसरा भी ऑप्शन गलत है, ठीक साथियों। इसमें क्या पूछा है, ये भी गलत है, और इसमें पूछा है कि पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं होना चाहिए। तीनों ऑप्शन गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है। तो लचीलापन, ठीक है। तो पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, ठीक है साथियों, इसका चित्रण करना। देखिए क्यों अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, देखिए ये ऑप्शन गलत है, उसको चित्रण नहीं करना है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, जहाँ तुलना आ जाए वो ऑप्शन काट देना, वो गलत होगा, ठीक है। तो मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, देखिए ये भी गलत है, लेबलिंग नहीं करना बच्चे की। जो भी बच्चे होते हैं अलग अलग मल्टीपल विकास से वह लोग बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उनका विकास अलग अलग तरीक़ों से होता है, ठीक है। तो किसी का धीमा होता है, किसी का तेज़ी से होता है, तो ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है,
ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, देखिए बैठने की तय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो और बैठने मतलब कि कोई भी बच्चा हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी के पास और कहीं भी क्लासरूम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता होना चाहिए। अगला क्या दिया गया, शिक्षकों का केवल निर्देश देना और बच्चों को पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, जहाँ निर्देश केवल देगा, देखिए दो इसमें आएगा है। देखिए निर्देश भी नहीं देना है और केवल, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो ए बी ऑप्शन गलत, ए बी ऑप्शन गलत, ठीक है। तो अगला क्या दिया गया है कि बच्चे द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, देखिए तथ्यों को स्मरण नहीं करना है, ए बी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है, ठीक है। तो सही उदाहरण है 325 और 486 को जमा करो तो कितना आएगा। देखिए समालोचन उदाहरण नहीं है, यह मुक्त बंद वाले प्रश्न है। देखिए एक देखिए एक खुला प्रश्न होता है, एक मुक्त बंद होता है, ठीक है। तो यह दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखिए बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप बता सकते हैं कि नहीं 1928 में किया गया था, ठीक है। तो एक उत्तर है। यानी अगर किसी समालोचनात्मक में क्या होता है कि एक प्रश्न में कई उत्तर हों, उसे समालोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो श्वसन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित, छोटे बच्चों को ऐसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अपने शहर में प्रदूषण किन विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के लिए विभिन्न उपाय सोचिए। तो ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारकों का विश्लेषण, यानी जैसे बच्चा रहेगा अपने शहर के आसपास को देखेगा, प्रदूषण देखेगा, उसका विश्लेषण करेगा और विभिन्न उपाय सोचने को बताएगा कि प्रदूषण को ऐसे कूड़ादान में फेंकना चाहिए, गाड़ी से प्रदूषण होता है, कचरा क्या होगा, पानी कैसे प्रदूषण होता है, उसको समाधान के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं इससे। तो समालोचना इसमें बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 16 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक साथियों, बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है कि विविधता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करना चाहिए, देखिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यालयों में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और सहमति समूह महसूस करते हैं, देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है, देखिए ये भी नहीं करना है। कोई भी बच्चा कितना भी तेज हो पढ़ने में, कहीं ना कहीं वो प्रतिभाशाली हो, तो उसको क्लास में ही पढ़ना, यानी समग्र विकास होना चाहिए क्लास में ही, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सांस्कृतिक, देखो जो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। 17 में क्या देगा, संस्कृति रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। किसने बचना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो चर्चा विविध संस्कृतियों के उदाहरण लेना, तो इससे नहीं बचना चाहिए, ठीक साथियों। तो ये ऑप्शन मतलब सही है। तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली की विकसित करना, ठीक साथियों, विकसित करना। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए ये प्रोत्साहित करना, जी एकदम बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना, ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ए वाला यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और
शिक्षण शैली विकसित करना, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो 3 सही है। कौन किससे प्रभावित करता है? वाचन वैकल्य। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर 19 है। 19 है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने बचना महत्वपूर्ण है? किसने बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी, देखिए क्या दिया है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना। देखिए यह नहीं करना चाहिए। जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए ऊपरी मंजिल नहीं, निचली मंजिल होना चाहिए, निचला यानी मंजिल होना चाहिए। तो ये देखिए गलत है। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्ट के समतल करना। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी सही हो सकता है। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन होना चाहिए। तो सबसे तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी देखिए ये सही है। यानी जो इससे होना चाहिए, इससे किससे बचना चाहिए? देखिए ये ऑप्शन में क्या था, इससे किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए होगा, आवंटन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, ठीक साथियों, अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। जो इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अभिसारी सोच। ठीक है, तो अभिसारी सोच विशेषता होती है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल अभिसारी होता है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से कई उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसकी विशेषता बता सकते हैं। जैसे आप बता दें कि लखनऊ में क्या है, तो आप बताएंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे आवास है, विधानसभा है। तो साथियों अंत कहीं ना कहीं ये सब सारे उत्तर, ये मतलब एक प्रश्न में कई उत्तर मिल जाएंगे, तो उसे अभिसारी सोच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण करने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो स्मृति सहायक विधि लागू करना, ठीक साथियों, विधि लागू करना, और देखिए लागू नहीं करना है। ठीक साथियों, किससे बचना है? ठीक साथियों, ये भी ऑप्शन सही है। तो संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी सही हो सकता है। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, ये देखिए ये ऑप्शन, इससे बचना चाहिए। ठीक साथियों, मानसिक चित्रण का उपयोग करना, मानसिक चित्रण का उपयोग करना, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक साथियों, असंबद्ध शब्द का प्रयोग करना तो नहीं करना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी सीखी जाने वाली सामग्री है तो वह विद्यार्थी को बेहतर सीखने में मदद करता है। जैसे जटिल और व्यापक है, मौजूद ज्ञान से जुड़ी, तो देखिए मौजूद ज्ञान से जुड़ी ये हो सकता है। ठीक है, तो व्यापक नहीं हो सकता है। जटिल व्यापक नहीं हो सकता है। अव्यवस्थित, देखिए व्यवस्थित होना चाहिए, और संगठित होना चाहिए, असंगठित नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, देखिए गलत है ये भी। उसके सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न नहीं, समान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मौजूद ज्ञान से जुड़ी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है?
अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो कौन सा इसका जो राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता हो। देखिए जहाँ निष्क्रिय है उस ऑप्शन को काट दीजिए, गलत है। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए होती है, ठीक साथियों। देखिए एक क्या होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है ये सही है, जो इनमें क्षमता नहीं होती है, यानी बड़े बड़े जो समस्या समाधान नहीं बच्चे कर पाते हैं। बच्चे रटने, जहाँ रटने देखेंगे वो ऑप्शन काट दीजिएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माता में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक साथियों, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जो ऑप्शन है विनियमित नहीं करते हैं, तो देखिए करते नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक साथियों, बच्चे के ज्ञान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि एक संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए बचना है तो नेगेटिव वर्ड में ढूंढना है। उस संप्रत्य को संबंधित उदाहरण, ये भी सही ऑप्शन है। उत संप्रत्य के लिए असतत उदाहरण, देखिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक साथियों, असत नहीं सतत होना चाहिए। ठीक साथियों, 25 का क्या दिया गया है? ठीक साथियों, सतत होना चाहिए। और क्या? संप्रत्य संबंधित गैर उदाहरण नहीं अर्थपूर्ण उदाहरण होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। उनकी संस्कृतियों में प्रचलित आद्य रूप नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 2, यानी देखिए सॉरी, इसमें क्या पूछा गया था हम लोग से? नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव पूछा गया था। तो संप्रत्यों की असतत, यानी यह देखिए असतत का मतलब है नेगेटिव वर्ड हो गया। नेगेटिव वर्ड का भाई नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 है, 3 है, तीनों सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। तो गलत का भाई गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान होता है, भ्रांति होता है, स्मृति सहायक विधि है, अभिप्रेरणा है। तो कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधिसंज्ञान है। ठीक है, तो जागरूकता को दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला दिया गया कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज तथा अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण, नकल, समस्या समाधान, निष्क्रिय देखिए पहले काट दीजिएगा, नकल पहले काट दीजिएगा, आरोपण पहले काट दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 से ये समस्या समाधान होना चाहिए। जो चरण होना चाहिए समस्या समाधान का होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कथन दिया गया है। ठीक है, तो ये कथन दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांति की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ठीक साथियों, तो ये तो बात सही है। जो खोज होना चाहिए, भ्रांति की खोज और चर्चा करना चाहिए। ठीक साथियों, जो भ्रांति होती है उससे खोज भी करना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए उस पर। कारण यदि विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है तो उन्हें गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक साथियों, ए भी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या दिया है कि ए और दोनों सही है। ठीक साथियों, देखिए ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस, यानी बोरियस, ठीक साथियों, जैसे बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी बोरियस हो रहा है, बोर हो रहा है आपके पढ़ाते पढ़ाते, तो विद्यार्थियों को बोरियस महसूस होने का संभावना है। तो कब होता है? तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 का 1 है।
अगर कोई बच्चे उनकी गतिविधि को महत्व नहीं दे रहा है, गतिविधि को महत्व नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो यह ठीक नहीं है। ठीक साथियों, तो कहीं ना कहीं यह संभावना महसूस होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में प्रयोग करने का अनुचित तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 है तो विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ठीक साथियों, प्रतिपुष्टि देना, तो ये ऑप्शन सही है। गतिविधि के प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, देखिए गतिविधि पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक साथियों, क्षमता पर होना चाहिए। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक साथियों, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना करना, तुलना जहाँ रहेगा उससे काट दीजिएगा। जहाँ भी आपको वर्णनात्मक और प्रतिपुष्टि आएगा, प्रतिपुष्टि, तो इसको काट दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 30 का विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपके जो 30 प्रश्न समाप्त हो गए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ इसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।